हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, तो आज की पढ़ाई हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। हम लोग पिछले क्लास में आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है। अब उसके बाद का टॉपिक जो है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग को देखो क्या पढ़ना है, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से हम लोग को लिखा हुआ है, ये बात आप पहले से भी जानते हो। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिस आयनिक ठोस का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है। ठीक है। यहाँ से लिख रहा है हम लोग को, जिस आयनिक ठोस का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है वह आयनिक ठोस ज्यादा अस्थाई होता है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होना, नहीं तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हम बताए हैं कि किसी भी एक क्रिस्टल में एक आयन को, ठीक है, एक आयन को जितने दूसरे आयन टच करते हैं, ठीक है, उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कि एक आयन को जितना दूसरा आयन टच करेगा, नहीं, ठीक है, तो किसी भी सॉलिड में अगर एक आयन को बहुत ज्यादा आयन टच करेंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से वह आयनिक ठोस ज्यादा मजबूत होगा, उसमें खोखलापन कम होगा, वह आयनिक ठोस जो होगा वह ज्यादा हार्ड होगा। ध्यान रखना है। ठीक है। तो वही बात हम लोग को यहाँ से कहा जा रहा है कि जिस आयनिक ठोस का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है वह आयनिक ठोस ज्यादा अस्थाई होता है। ध्यान रखना है। ठीक है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि CaCl NaCl से ज्यादा अस्थाई होता है। ठीक है। क्यों होता है भाई, तो आप जानते हो, अगर हम लोग CaCl की बात करते हैं तो CaCl के कोऑर्डिनेशन नंबर का अनुपात आप जानते हो। CaCl के कोऑर्डिनेशन नंबर का जो अनुपात होता है वो आपको आता है 8:8, हम लोग पढ़ा चुके हैं। ध्यान रखना है। ठीक। और NaCl के बारे में देखें अगर, तो NaCl के कोऑर्डिनेशन नंबर का जो अनुपात आता है वो आपको आता है 6:6। ध्यान रखना है। तो NaCl के कोऑर्डिनेशन नंबर का अनुपात है 6:6, CaCl के कोऑर्डिनेशन नंबर का अनुपात है 8:8। तो आपको दिखाई दे रहा है कि CaCl के कोऑर्डिनेशन नंबर का अनुपात क्या है, ज्यादा है। तो निश्चित रूप से ये ज्यादा अस्थाई होगा, ये आपका ज्यादा अस्थाई होगा, नहीं, और जो NaCl होगा ये कम अस्थाई होगा। तो अगर किसी भी सॉलिड के, किसी भी आयनिक सॉलिड के कोऑर्डिनेशन नंबर का इंफॉर्मेशन हमको पता रहे, नहीं, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा सॉलिड, कौन सा आयनिक सॉलिड जो है ज्यादा अस्थाई है और कौन सा आयनिक सॉलिड कम अस्थाई है। ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस याद रखना है। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है। कोई भी अगर क्रिस्टल दिया हुआ है, ठीक है, तो उस क्रिस्टल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ये हम लोग को देखना है। नहीं, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग को दाब का प्रभाव पढ़ाया गया है। सबसे पहले हम देखें अगर, तो प्रेशर यानी दाब का प्रभाव हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जिसको आपको बस ध्यान रखना है कि अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से किसी भी आयनिक सॉलिड का, किसी भी आयनिक सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू बढ़ जाता है। ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे NaCl के कणों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6:6। ठीक है। अगर आप NaCl के पार्टिकल्स पे प्रेशर अप्लाई करोगे, हाई प्रेशर अप्लाई करोगे, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 से बदल के 8:8 हो जाता है। यानी NaCl का स्ट्रक्चर CaCl के स्ट्रक्चर की तरफ बदल जाता है। ध्यान रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, यानी प्रेशर बढ़ाने से आयनिक सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना है। चलो पढ़ते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रेशर बढ़ाने पर आयनिक ठोस के कोऑर्डिनेशन नंबर का अनुपात या कोऑर्डिनेशन नंबर का मान सामान्यतः बढ़ जाता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे NaCl संरचना के केस में प्रेशर बढ़ाने पर उसके कोऑर्डिनेशन नंबर का अनुपात 6 से 8:8 हो जाता है। ध्यान रखना है। नहीं, अर्थात NaCl संरचना CaCl संरचना में बदल जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो याद रखना है। बस कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर का अनुपात बढ़ जाएगा। यानी प्रेशर बढ़ाने से जो कणों का अरेंजमेंट है वो कणों का अरेंजमेंट और परफेक्ट हो जाता है। कणों का अरेंजमेंट जो है वो और परफेक्ट हो जाता है। और जब कणों का अरेंजमेंट और परफेक्ट होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा तो सॉलिड की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। सिंपल।
चलो ये सब बस पॉइंट है, बस याद रख लेना है, ठीक है। चलो अगला हुआ है ताप बढ़ाने पर। भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स फैलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर का मान घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स फैलेंगे, नहीं पार्टिकल्स फैलेंगे यानी पार्टिकल्स दूर होंगे, पार्टिकल्स दूर होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू क्या होगा बाबू, घट जाएगा। ध्यान रखना है, यानी कि अगर CH Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 है और अगर उसको तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 हो जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है, यानी स्टेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। ठीक, तो लिखा हुआ है, देखते हैं। ताप बढ़ाने पर सामान्यतः आयनिक ठोसों का कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाता है। जैसे लिखा हुआ है ताप बढ़ाने पर CH Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 से घटकर 6:6 हो जाता है, अर्थात CH Cl संरचना NaCl संरचना में बदल जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, याद रखना है इसको, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट मिला कि प्रेशर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाता है, बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 ग्राम NaCl क्रिस्टल में उपस्थित यूनिट सेल की संख्या ज्ञात करें। तो इस टाइप क्वेश्चन हम पहले भी आपको बताए हैं, नहीं ध्यान रखना है। 1 ग्राम NaCl क्रिस्टल में उपस्थित यूनिट सेल की संख्या ज्ञात करें। बता सकते हैं, देखो अगर हम लोग को इसको बनाना हुआ तो बनाना बड़ा ही आसान है। कैसे बनाते, नहीं तो देखो, तो अगर हम लोग NaCl लेते हैं तो पहले मान लो 1 मोल NaCl लिख लो। अगर तुम 1 मोल NaCl लिखते हो तो 1 मोल NaCl का वेट कितना आएगा, सोडियम का वेट तुम जानते हो कि 23 होता है और क्लोरीन का वेट भी तुम जानते हो कि 35.5 होता है। दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने पर तुमको आ जाएगा 58.5 ग्राम। तो तुमको 1 मोल NaCl का तो वेट निकल गया 58.5 ग्राम, और यहाँ लिखा हुआ है 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब होता है कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 NaCl के कण, यही इसका मतलब होता है, ध्यान रखना है, सिंपल। चलो अब हम लोग को देखा जाए तो यहां से ये मालूम चल गया कि 58.5 ग्राम में NaCl के कण इतने होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, पहले पढ़ने से क्या मालूम चला कि 58.5 ग्राम भार में कितना है, तो 6.022 गुना 10⁻23 NaCl है, लिख दिए। तो इसलिए हम लोगों को NaCl है कितना, 1 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम भार आपको दिया रहे, 1 ग्राम भार में हमको NaCl के कणों की संख्या निकालनी होगी, तो हो जाएगा 6.022 गुना 10⁻23 डिवाइडेड बाई 58.5, नहीं इतना NaCl का कण है, ये निकाल सकते हैं, ध्यान रखना है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, जस्ट देखो तो मोबाइल से हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं कितना हम लोग को आता है। यहाँ से अगर देखें, अगर तो मोबाइल से अगर हम लोग डिवाइड करें तो 6.022 क्या हुआ है, डिवाइडेड बाई 58.5, नहीं तो इसको डिवाइड करके जो वैल्यू आ रहा है वो हम लोग को आ रहा है 0.1029, बहुत ज़्यादा है, 1029 बस इतना ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई हम लोग का आ जाएगा 10⁻23, ठीक है। 6.022 को डिवाइड किए 58.5 से तो वैल्यू आ गया 0.1029, ठीक है, इतना हम लोग को आ गया। देखो तो अब यहां से देखें तो 0.1029 गुना 10⁻23 NaCl का कण हमको आ गया। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहता, 1.029 1.0929 नहीं तो 1.029 यानी कि मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10⁻22 हो जाएगा, एक इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं इतना NaCl का कण हम लोग का हो जाएगा 1.029, इसमें का एगो 10 इसमें गुना कर दिए 10⁻22 हो जाएगा, इतना NaCl का कण। तो हम लोग को निकल गया कि 1 ग्राम
में NaCl का कण कितना है। आ गया, ठीक है। चलो अब दूसरा सोचते हैं। दिख रहा है 1 ग्राम NaCl क्रिस्टल में उपस्थित यूनिट सेल की संख्या निकालनी है, यूनिट सेल। चलो तो यहां से थोड़ा समझने का कोशिश करो। तुमको ये पता है पहले से कि NaCl FCC संरचना बनाता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। NaCl FCC संरचना बनाता है, ये पता है। और ये भी पता है हम लोग को, क्या पता है कि 4 NaCl बराबर 1 FCC होता है। नहीं, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं 1 FCC में NaCl के कणों की संख्या कितनी होती है, 4। नहीं, तो 4 NaCl कण बराबर 1 FCC यूनिट सेल होता है। ध्यान रखना है, यानी 4 गो NaCl का कण मिलता है तब जाके 1 FCC यूनिट सेल बनता है। तो 4 NaCl कण, चलो तो इसलिए 1 NaCl कण लिखें अगर, तो 1 NaCl कण बराबर कितना FCC यूनिट सेल, तो 1/4 FCC यूनिट सेल, सिंपल। तो इसलिए हम लोगों को निकालना कितने में है, नहीं हमारे पास NaCl का कण कितना है, तो वो आप देख लो। आपके पास प्रीवियस पेज में अगर NaCl का कण चेक करो तो 1.029 गुना 10 का पावर 22, 1.029 गुना 10 का पावर 22। तो 1.029 गुना 10 का पावर 22 NaCl कण बराबर कितना यूनिट सेल होगा भाई, नहीं तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1.029 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर 22 FCC यूनिट सेल। ध्यान रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। मान लो डिवाइड कर देते हैं मोबाइल से। हम लोगों को देखा जाए तो डिवाइड अगर करें, देखो तो हम लोग को यहां से दिया हुआ है 1.029 डिवाइडेड बाई 4, 0.25725, 0.25725 ये आ गया, और गुना 10 का पावर 22 FCC यूनिट सेल। नहीं, मन कर दे इसमें कुछ गुना कर दो तो यहाँ से आ जाएगा 25725। कई गो दशमलव को इधर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 गो शून्य इसमें से कम कर दो, तो 5 गो इसमें से कम करोगे तो 17 5 बाई 10 का पावर 17 FCC यूनिट सेल ये आ जाएगा। नहीं तो हमको यूनिट सेल की ही संख्या तो निकालनी थी। नहीं तो हम लोग इस क्वेश्चन में किए क्या, हम लोग इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, जस्ट ए मिनट, हम लोग इस क्वेश्चन में किए क्या, तो हम लोग इस क्वेश्चन में यही किए, सिंपल सा काम किए। नहीं कि भाई हमको बोला कि 1 ग्राम NaCl में कितना FCC यूनिट सेल होगा, कितना यूनिट सेल होगा, ये निकाल दिए के लिए कह रहा था। तो सबसे पहले हम क्या किए कि 1 ग्राम NaCl में 1 ग्राम अगर NaCl है तो उसमें कितना NaCl का कौन होगा ये निकाल लो, क्योंकि हमको पता है कि भाई 4 गो NaCl बराबर 1 FCC होता है। नहीं तो पहले निकालना पड़ेगा कि 1 ग्राम जो NaCl का भार दिया है इसमें कितना NaCl का कण होता है, वो निकाल दिए। अब हमको पता है कि 4 गो NaCl कण बराबर 1 FCC, नहीं तो इतना NaCl कण बराबर कितना FCC निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, इसको बार बार देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो 1-2 बार और देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम लोग पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन बनवाए हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग आ जाएं तो अगला लिखा हुआ है आपको रेडियस रेशियो रूल। नहीं, रेडियस रेशियो रूल, तो रेडियस के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं। नहीं, रेडियस रेशियो के बारे में भी आप समझते ही हैं। रेडियस रेशियो का मतलब हुआ कि ऊपर रखना है धनायन का रेशियो, देख रहे हैं केटायन, और नीचे रखना है ऋणायन का रेशियो। तो रेडियस ऑफ केटायन बटा रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ केटायन बटा रेडियस ऑफ एनायन, वही रखना है। तो रेडियस रेशियो का मतलब होता है कि धनायन के त्रिज्या बट्टा ऋणायन के त्रिज्या का अनुपात, यानी R प्लस बट्टा में R माइनस, वही लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। ठीक है, देख रहे हो केटायन का रेडियस ऊपर रखा गया है और एनायन का रेडियस नीचे रखा गया है।
तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी भी सॉलिड के लिए रेडियस रेशियो का मान ज्यादा कब आएगा, किसी भी सॉलिड के लिए रेडियस रेशियो का मान ज्यादा कब आएगा, तो रेडियस रेशियो का मान ज्यादा कब आएगा, जब केटायन का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, नहीं तभी रेडियस रेशियो का मान ज्यादा आएगा। देखो केटायन जो है ना अगर बड़ा होगा तो आयनिक सॉलिड स्ट्रांग होगा। क्यों, सोचो जैसे हम यहां से फोटो बनाए, अगर कोई छोटा केटायन बनाते हैं तो इस छोटे केटायन से एनायन कई गो चिपकेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 गो एनायन चिपका। अब दूसरा कोई एनायन अगर आता है तो उसको यहाँ पे जगह नहीं है, इसका विकर्षण होने लगेगा रिनाइन रिनाइन से, तो अगर छोटा केटायन है तो उससे रिनाइन कम चिपकेगा, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कम होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कम होगा। अच्छा बड़ा रिनायन देखो तो, बड़ा धनायन देखो तो, अगर कोई धनायन बड़ा है तो इससे रिनायन बहुत सारा चिपक सकता है, नहीं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा तो ऐसा ठोस क्या होगा, ज्यादा अस्थाई होगा, नहीं और ये जो होगा अस्थाई होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कम है तो ये अस्थाई होगा। तो रेडियस रेशियो ज्यादा होना अच्छा है कि खराब है, अच्छा है। रेडियस रेशियो ज्यादा होगा तो धनायन का साइज बड़ा होगा, धनायन का साइज बड़ा होगा यानी कि धनायन से ज्यादा रिनायन चिपकेंगे, ज्यादा रिनायन चिपकेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा तो आयनिक सॉलिड क्या होगा भाई, ज्यादा स्टेबल होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, आप समझते हैं सब बात। वही हम लोग को लिखा हुआ है देखो यहां से कि रेडियस रेशियो का मान जितना ज्यादा होगा साइज ऑफ केटायन यानी कि धनायन उतना ही बड़ा होगा, नहीं ठीक है, रेडियस रेशियो का मान ज्यादा होगा तो धनायन का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। ध्यान रखना रेडियस रेशियो का मान अगर कम हुआ इसका मतलब धनायन का आकार क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, ऋणायन का आकार क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। साइज ऑफ केटायन लिखा हुआ है जितना बड़ा होगा आयनिक ठोस का कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही ज्यादा होगा, अभी हम लोग समझाए देख सकते हो, ठीक है। और वह आयनिक ठोस उतना ही अस्थाई होगा, ध्यान रखना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा तो आयनिक ठोस ज्यादा अस्थाई, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा कब, जब रेडियस रेशियो का मान ज्यादा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस ये तो दिमाग में रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में हम लोग को ये सब थोड़ा थोड़ा देता है तो उसको आप समझ सकते हैं। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब यहाँ पे कुछ हम लोग को दिया हुआ है, रेडियस रेशियो का जो है वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, कि अगर रेडियस रेशियो का वैल्यू अगर 0.155, कलर चेंज किया जाए, रेडियस रेशियो का वैल्यू अगर 0.155 से 0.225 के बीच में हो, नहीं 0.155 के बराबर हो और 0.225 से कम हो, ठीक है, 0.225 से कम हो, ध्यान से मेरा बात सुनना, 0.155 के बराबर हो और 0.225 से थोड़ा सा कम हो, यानी इनके बीच में हो, तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 3 आएगा। तो रेडियस रेशियो का मतलब बता चुके हैं, R प्लस बट्टा R माइनस, नहीं धनायन का रेशियो बट्टा ऋणायन का रेशियो। तो धनायन का रेशियो और ऋणायन के रेशियो का अनुपात निकालेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 3 कब आएगा, अगर रेडियस रेशियो का वैल्यू हम लोग का 0.155 के बराबर और 0.225 के बराबर नहीं थोड़ा सा कम, ध्यान रखना है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा आयनिक सॉलिड का, तो ट्रायंगुलर प्लेनर बनेगा, नहीं क्या बनेगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। स्ट्रक्चर टाइप में कुछ नहीं दिया हुआ है, एग्जाम्पल इसका कौन है, तो B2O3, नहीं क्या एग्जाम्पल है इसका, B2O3 बोरोन ट्राई ऑक्साइड, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगर यहाँ 225 से कम था, अब देखो यहां पर आ गया 225 फिर से, यानी कि रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.225 के बराबर हो और 0.414 से कम हो, 0.225 के बराबर हो और 0.414 से थोड़ा सा कम हो, नहीं यानी इनके बीच में हो, तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4, ठीक है। ये सब हम पढ़ा चुके हैं बाबू, ध्यान रखना है। ट्रायंगुलर वॉइड, तो ट्रायंगुलर वॉइड R प्लस और R माइनस 0.155, टेट्राहेड्रल वॉइड 0.225, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 0.414, ये सब पढ़ा चुके हैं पीछे, ठीक है। उसी को अब यहाँ पर समअप किया गया है। चलो तो यहां से देखा जाए तो 0.225 से 0.414 रहे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल, नहीं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में बेस्ट एग्जांपल हम लोग पढ़ चुके हैं, जिंक ब्लेंड,
ZnS जिंक सल्फाइड, आसानी से आप इसका बोल सकते हो। ठीक है, चलो इसके एग्जाम्पल में तो जिंक सल्फाइड की तरह और कौन कौन होते हैं, तो CuCl, CuBr, CuEr, ये सब हम लोग पढ़ा चुके हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हो जिंक ब्लेंड वाले में एंड ZnS के स्ट्रक्चर की तरह कौन कौन से होते हैं, ये हम लोग पहले भी बता चुके हैं। कॉन्सेप्ट है कि यहां से इतना का वैल्यू के बीच में हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। और ये एग्जाम्पल अगर 0.414 के बराबर हो और 0.732 से कम हो तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। नहीं, और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जांपल कौन है, सोडियम क्लोराइड, जिसको रॉक साल्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी के और कौन है जो सोडियम क्लोराइड की तरह ही होते हैं, तो NaBr है, KBr है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब 0.732 के बराबर हो लेकिन 1 से कम हो तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड। और बॉडी सेंटर्ड का हम लोग एक ही स्ट्रक्चर पढ़े थे, कौन सा, CHCl। और CHCl तो और कौन होता है, तो CSI, CSBr और TLCl। तो ये सब हम लोग को ध्यान में रखना है। तो इसमें मेन है कि कहां से कहां तक होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। नहीं, कहां से कहां तक होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये रेडियस रेशियो का कुछ वैल्यूज है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इजी चीज है। चलिए आगे बढ़ जाया जाए। अगला हम लोगों को कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा है देखते हैं। लिखा हुआ है कि NaCl संरचना में Na+ को ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एग्जैक्टली फिट होने के लिए रेडियस रेशियो का मान 0.414 होना चाहिए। सही बात है, हम लोग पढ़ चुके हैं भाई। यहां पर आपको ध्यान में होगा हम लोग रेडियस ऑफ केटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए हम लोग पढ़े थे R+ बराबर 0.414 R- पढ़ चुके हैं। नहीं, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में केटायन को उपस्थित रहने के लिए उसका साइज कम से कम कितना होना चाहिए, 0.414 होना चाहिए, तभी वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एग्जैक्टली फिट बैठेगा। फॉर एग्जैक्टली फिट, फॉर एग्जैक्टली फिट, एग्जैक्टली फिट बैठने के लिए जरूरी है, एग्जैक्टली फिट बैठने के लिए जरूरी है कि जो रेडियस ऑफ केटायन हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, अगर केटायन कहां रहता है, याद रखना है, केटायन कहां रहता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहता है। तो अगर Na+ को ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एग्जैक्टली फिट बैठना है, परफेक्टली फिट बैठना है, तो उसका साइज कितना होना चाहिए, 0.414 होना चाहिए। नहीं, जैसे एग्जैक्टली फिट होने का मतलब है कि मान लो यहां पर 1 2 3 और 4, एग्जैक्टली फिट होने का मतलब होता है कि यहां पर इसमें नहीं फिट बैठे। और एग्जैक्टली जब फिट होता है कोई चीज को, जब हम बोलते हैं कि एग्जैक्टली फिट हो रहा है, तो एग्जैक्टली फिट देखो, ये Cl- है, ये Cl- है, ये Cl- है, ये Cl- है, और ये जो बीच में लिखे हैं वो क्या है, Na+ है। ठीक है, यहां पर 4 गो दिखाया गया है, एगो ऊपर से रहेगा और एगो नीचे से रहेगा, तो इसमें 6 गो आता है, 6 गो, ध्यान रखना है। तो यहां पर हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका बीच में कौन है, Na+ है, और ये सब क्या है आपके Cl- है। ठीक है, ये सब क्या है, Cl-। अब एक Cl- ऊपर भी होगा और एक Cl- नीचे से भी आएगा, तो टोटल 6 Cl- आपस में टच करते हैं तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है भाई। अब एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहता कौन है, तो Na+। अब अगर Na+ को एग्जैक्टली फिट बैठना है, नहीं तो एग्जैक्टली फिट बैठने के लिए उसका साइज कितना होना चाहिए, 0.414 होना चाहिए, ध्यान रखना है। अब समझो एग्जैक्टली फिट होने का मतलब क्या होता है। जब भी कोई कहता है कि एग्जैक्टली फिट होना, तो एग्जैक्टली फिट होना कि यह जो Na+ है वो चारों Cl- को टच करेगा। ये Na+ जब भी हम कहें, दिमाग से ध्यान से सुनना, घबराना मत। अगर हम कहते हैं एग्जैक्टली फिट होना, तो एग्जैक्टली फिट होने का मतलब होता है कि जो Na+ है, नहीं वो चारों Cl- को टच करेगा, ये ध्यान रखना होगा। फिर ये भी ध्यान रखना है कि जो चारों Cl- है ये भी एक दूसरे को टच करेंगे, ये चारों Cl- भी एक दूसरे को टच करेंगे अगर एग्जैक्टली फिट होगा तब, ध्यान रखना है। अब अगर इस Na+ का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए, नहीं जो वॉइड में Na+ है उसको साइज का क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, 0.414 से क्या हो जाए, थोड़ा इसका साइज क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, ध्यान रखना है। तो उस केस में क्या होगा, जब Na+ हम वॉइड में डालेंगे तो जैसे ही हम लोग डाल के यहां पर डाल के इसको दबाएंगे, ये सब Cl- अलग हो जाएगा, Cl- के बीच का दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। नहीं तो उस केस में Na+ एग्जैक्टली फिट नहीं होगा, क्योंकि Na+ का साइज क्या हो गया, बड़ा हो जाएगा। तो अगर बड़ा होगा तो Na+
के वॉइड में डालने के कारण सभी Cl माइनस एक दूसरे को अब टच नहीं करेंगे, सभी Cl माइनस एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, सिर्फ Na प्लस सभी Cl माइनस को टच करेगा। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना है। एग्जैक्टली फिट का मतलब होता है कि धनायन सभी ऋणायन को टच करेगा, और एग्जैक्टली फिट नहीं हो, बड़ा हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, बड़ा अगर हो गया तो सभी ऋणायन एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, लेकिन धनायन सभी ऋणायन को टच करेगा, ध्यान रखना है। तो अच्छा कौन है, साइज एग्जैक्टली फिट वाला अच्छा है कि साइज बड़ा होना अच्छा है? तो साइज बड़ा होना अच्छा है। साइज अगर बड़ा रहेगा Na प्लस का, तो Cl माइनस आपस में टच नहीं करेंगे, नहीं तो Cl माइनस आपस में टच नहीं करेंगे तो अच्छा बात है ना भाई, क्योंकि ये क्या है, ऋणायन 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 ऋणायन, और ऋणायनों के बीच में क्या होता है, विकर्षण। तो ऋणायन जितना ही दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है। तो Na प्लस का साइज अगर बड़ा रहेगा, नहीं किससे भाई, तो 0.414 से अगर बड़ा हो जाए तो निश्चित रूप से NaCl ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको ये समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो तो यहां से हम लोग को लिखा हुआ है कि NaCl संरचना में NaCl को ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एग्जैक्टली फिट होने के लिए रेडियस रेशियो का मान, ध्यान रखना, रेडियस रेशियो का मान 0.414 होना चाहिए, यानी R प्लस बटा R माइनस का वैल्यू कितना होना चाहिए, R प्लस बटा R माइनस का वैल्यू 0.414 होना चाहिए। नहीं, लेकिन जब एक्चुअल में चेक किया जाता है रेडियस रेशियो का मान, तो वो वैल्यू आता है 0.525 आता है। तो देखो तो ये वैल्यू जो है ज्यादा है, नहीं किससे, 0.414 से ज्यादा है, तो ज्यादा है तो अच्छा है। नहीं, होना चाहिए था 0.414, लेकिन जब एक्चुअली नापा गया Na प्लस का साइज, नहीं रेडियस रेशियो का मान निकाला गया R प्लस R माइनस, ठीक है, यानी R प्लस का मतलब रेडियस ऑफ केटायन यानी रेडियस ऑफ Na प्लस बट्टा रेडियस ऑफ एनायन यानी रेडियस ऑफ Cl माइनस का जब रेशियो निकाला जाए तो आना चाहिए था 0.414 एग्जैक्टली फिट होने के लिए, लेकिन आ कितना गया 0.525, तो बड़ा आ गया। तो बड़ा आ गया तो अच्छा कि खराब, अच्छा नहीं, क्योंकि बड़ा आएगा तो Cl माइनस सब दूर हो जाएंगे, Cl माइनस यानी कि ऋणायन अब एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, लेकिन Na प्लस अब सबको टच करेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर इतना आ गया 0.525 आता है, लिखा हुआ है इसी कारण से कॉर्नर पर उपस्थित Cl माइनस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे ही साइज बड़ा हो गया तो Cl माइनस जो कॉर्नर पर उपस्थित है वो सब क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा और अब एक दूसरे को टच नहीं करेगा, वही लिखा हुआ है। लेकिन इससे फायदा भी है, सही बात है भाई, फायदा भी है। ठीक है, क्या फायदा है, Na प्लस का आकार बड़ा होने के कारण उससे ज्यादा Cl माइनस चिपके रहते हैं, जिससे NaCl क्रिस्टल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम पहले ही बताए थे कि अगर केटायन का साइज बड़ा होगा तो उससे ज्यादा Cl माइनस चिपकेंगे, ज्यादा Cl माइनस चिपकेंगे तो ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी ज्यादा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप अपने से बनाएंगे, हम बस हिंट कर देते हैं क्या करना है आपको। A प्लस तथा B माइनस की त्रिज्या, A प्लस तथा B माइनस यानी धनायन और ऋणायन की त्रिज्या दी हुई है 88 पिकोमीटर और 200 पिकोमीटर क्रमशः है। तो AB आयनिक ठोस में A प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करें। बहुत आसान है, आपको क्या करना है, रेडियस रेशियो निकाल देना है, रेडियस रेशियो का मान निकाल देना है। तो रेडियस रेशियो का मतलब होता है R प्लस बट्टा R माइनस का मान निकाल दीजिएगा। R प्लस यानी कि धनायन बट्टा ऋणायन, तो धनायन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 88 पिकोमीटर और ऋणायन का वैल्यू दिया हुआ है 200 पिकोमीटर। नहीं, इनको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगा, डॉट डॉट हम लिख देते हैं, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगा रेडियस रेशियो का, उसको देखना है कितना वैल्यू आया। अगर 0.155 आता है, नहीं रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.155 आता है, नहीं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.155 से 0.225 के बीच में रहे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 3 आता है। अगर हम लोग का 0.225 से 0.414 के बराबर आ जाए तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 4 आता है। अगर 0.414 से 0.732 के बीच में आ जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना आता है भाई, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू हम लोग का 6 आता है। नहीं तो आप जैसा वैल्यू आएगा वैसा आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लिख सकते हैं इसको आप। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी आप अपने से बनाएंगे। लिखा हुआ है Br माइनस आयन संरचना, Br माइनस आयन संरचना, Br माइनस आयन संरचना का निर्माण कर रहा है। यानी एक स्ट्रक्चर बनेगा आयनिक सॉलिड जिसका निर्माण कौन कर रहा है? ऋण आयन Br माइनस ब्रोमीन आयन। ठीक है, चलो यदि Br माइनस आयन की त्रिज्या 195 मीटर है, यानी R माइनस का वैल्यू दे दिया है, Br माइनस यानी इसका त्रिज्या दे दिया है कितना? 195 पिकोमीटर हम लोग को दे दिया है। तो धनायन की त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए जो टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित रहेगा। नहीं, अब R माइनस का मान दिया हुआ है और पूछ रहा है कि R प्लस का वैल्यू ज्ञात कीजिए। किसके लिए भाई? तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए R प्लस का फॉर्मूला आपको पता है, R प्लस बराबर 0.225 R माइनस, बना दीजिएगा। नहीं, R प्लस निकालना है, 0.225 R माइनस का वैल्यू दिया हुआ है 195 पिकोमीटर। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसी में, यदि एक केटायन A प्लस जिसकी त्रिज्या 82 पिकोमीटर है, ठीक है, यदि एक केटायन जिसकी त्रिज्या A प्लस 82 पिकोमीटर है, क्या यह ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उपस्थित रह सकता है जो A प्लस Br माइनस आयनिक ठोस के द्वारा बनाया गया हो? नहीं, तो इसको आप अपने से बनाइएगा। नहीं कि ये जो केटायन है जिसका त्रिज्या का मान दिया हुआ है 82 पिकोमीटर, तो देख लो इसमें केटायन का त्रिज्या पता है, अरिनायन किसको मान लिया है? इसी को मान लिया है। ठीक है, तो आप रेडियस रेशियो निकाल देना, केटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस, यानी आप क्या करना, R प्लस बट्टा R माइनस का मान निकाल देना सेकेंड क्वेश्चन के लिए। तो रेडियस रेशियो का वैल्यू अगर 0.414 से 0.414 से 0.732 के बीच में अगर आता है, R प्लस बटा R माइनस का वैल्यू 0.414 से 0.732 के बीच में आता है, तो समझ जाना कि ये जो केटायन है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चला जाएगा। और अगर 0.732 से ज्यादा आ जाए, नहीं, या 0.414 से कम आ जाए, नहीं, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में नहीं जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो नहीं, ज्यादा होगा तो नहीं, तब तो वो दूसरे किसी वॉइड में जाएगा, ध्यान रखना है। तो रेंज क्या आना चाहिए? 0.414 से 0.732 के बीच में आएगा रेडियस रेशियो का वैल्यू। किसके लिए भाई? तो केटायन के लिए। नहीं, तो उस केस में ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा, नहीं कि जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, अगले क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। आज का पढ़ाई आप लोगों को समझ में आया होगा, ढंग से इसको रिवाइज कीजिएगा, फेयर कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा क्लास, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम लोग बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आप बहुत मेहनत से पढ़िए, तभी आप कुछ कर पाइएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।